हेलो बच्चों। मैं हूं सिद्धार्थ हरितैश द टीचर जस्ट फॉर यू। तो बच्चों, आज के लेक्चर में बहुत कुछ घूमने वाला होने वाला है। क्या घूमने वाला होने वाला है? तैयार हो? थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। यार मैं ना जब छोटा था तो मेरे को स्पोर्ट्स देखना बहुत पसंद था, तो मैं एकदम स्पोर्ट्स चैनल देख रहा था बैठ के। तो मैंने वहां पे देखा कि स्विमिंग स्विमिंग करते समय बच्चों, मैंने एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान दिया। पता है क्या? मैंने ये देखा यार कि वो एक आदमी है जो स्विमर है, तैराक है, वो एक ऊंचाई पर चढ़ा और ऊंचाई पर चढ़ने के बाद उसने एकदम से छलांग मारी। और छलांग जैसी ही मारी तो पहले तो उसने अपनी बॉडी को फैला रखा था, और जैसे ही अपनी बॉडी को सिकोड़ा वैसे बहुत तेजी से गोल 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 घूमने लगा। ऐसा लगा जैसे कि उसपे की कोई मोटर फिट हो गई हो। लेकिन जैसे उसे पानी के अंदर घुसना था ना बच्चों, वैसे अपने उसने शरीर को फैला लिया, उसकी स्पीड कम हो गई। तो आखिर ऐसा तो है नहीं कि उसकी स्पीड कोई रेगुलेट कर रहा है। आइस स्केटिंग भी कुछ आपने सुनी होगी, देखी होगी, तो आप जैसे यहाँ पे देख भी पा रहे होगे कि आइस स्केटिंग में मैंने बच्चों ये देखा कि एक लड़की थी, वो बर्फ के ऊपर स्केट कर रही थी। आइस स्केटिंग तो बर्फ के ऊपर ही होगी, इसमें तो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। तो अचानक से पहले ऐसे हाथ फैला रहे थे और ऐसे धीरे 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 घूम रही थी। लेकिन साला जैसे ही उसने हाथों को ऐसे करके बच्चों किया, एकदम बहुत गोली से तेज। उसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड 300 आरपीएम का बना रखा था। भाई साहब, इतना तेजी तो मेरे घर का पंखा नहीं चलता जितनी तेजी से वो घूम गई। तो आखिर क्या उसने कोई मोटर फिट कर ली थी या किसी तरीके का जूस पी के आई थी जिसकी वजह से उसके अंदर ऐसी ताकत आ गई? तो कुल मिला के कहीं ना कहीं उसी के अंदर वो घूर्णन गति उपस्थित थी। तो हम यही देखना चाहते हैं कि कोई फिजिक्स में ऐसा पैरामीटर एग्जिस्ट करता है जो बताता है किसी पिंड के अंदर या किसी बॉडी के अंदर कितनी रोटेशन अवेलेबल है या कितना घूर्णन उपस्थित है। तो ये बात सोचने की है बच्चों। जैसा कि हमने जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के गति के नियम पढ़े थे बच्चों, तो उसमें एक क्वांटिटी ऐसी थी जो हमें ये बताती थी कि किसी वस्तु में कितनी गति उपस्थित है। तो हमें ये बात सेंस हुआ कि जिस वस्तु को रोकने के लिए जितना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, उस वस्तु में उतनी ज्यादा गति उपस्थित होगी। इसी तरीके से क्या घूर्णन गति में भी ऐसी कोई क्वांटिटी यानी कि राशि हो सकती है? बिल्कुल है। इस राशि को हम कैसे नाप सकते हैं? किसी घूर्णन करती हुई वस्तु को रोकने के लिए हमें जितना बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा, वो उसके अंदर मतलब वो रोकने के लिए जितना ज्यादा बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा, उतना ज्यादा उसके अंदर घूर्णन गति उपस्थित होगी। तो किसी पिंड के अंदर कितनी घूर्णन गति उपस्थित है, इसकी हमें जानकारी देती है भौतिक राशि एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग हमें यह बताता है कि किसी वस्तु वस्तु में या किसी कण में किसी बिंदु के सापेक्ष या किसी अक्ष के सापेक्ष कितना घूर्णन गति उपस्थित है। बच्चों, कोणीय संवेग जो है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे एल वेक्टर लिखते हैं। आइए कुछ बेसिक मैथमेटिकली इसे कैसे चेक किया गया कि क्या है कोणीय संवेग, इसकी बातचीत कर लेते हैं। यदि कोई एक m द्रव्यमान का कण है, थोड़ा सा विचार करेंगे और एनालाइज करेंगे कि वाकई में कैसे चीजें आई हैं। मैं देख रहा हूं कि ये m द्रव्यमान का कण मान लेते हैं घूम रहा है। ये ऐसे करके इस सर्कुलर पाथ पे बच्चों ऐसे करके ये गोल गोल घूम रहा है। अगर मानो ये m द्रव्यमान का कण ऐसे घूम रहा होता, तो जरा सोच के देखिए घूर्णन गति किस परिस्थिति में ज्यादा होती है। निश्चित तौर पर अगर मैं यहां पर इसे रोकने की कोशिश करूं, मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे कि बहुत बड़ा सा एक सरल लोलक आपके सामने आ रहा हो, तो आप एकदम से उससे बचेंगे क्योंकि उसके अंदर ज्यादा घूर्णन गति उपस्थित है। ये बिल्कुल उसी तरीके से भी मान सकते हो, जैसे दीवार तोड़ते हुए आपने देखा होगा कि आपने मूवीज में देखा होगा, एक बड़ा सा लोहे का गोला लेके दीवार पे मारते हैं, तो उसकी चेन भी बहुत बड़ी होती है ताकि उसमें ज्यादा घूर्णन गति हो। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि जितनी ज्यादा ये रेडियस होगी, उतनी ज्यादा उसके अंदर घूर्णन गति उपस्थित होगी। अगर मान लेते हैं ये वी वेग से चल रहा है, यानी कि जितना ज्यादा इसमें संवेग होगा उतनी ज्यादा गति होगी, और घूर्णन गति के लिए त्रिज्या ज्यादा चाहिए। भाई दो बातें हैं, जितना ज्यादा संवेग होगा उतनी ज्यादा गति होगी, और घूर्णन गति है तो जितनी बड़ी त्रिज्या होगी उतनी ज्यादा घूर्णन गति होगी। तो यहां से समझ में आता है कि एल वेक्टर क्वांटिटी जो है ये होता है आपका रेखीय संवेग के आघूर्ण को ही कोणीय संवेग कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है ए क्रॉस बी हो रहा है, यानी कि ये जो वेक्टर होगा उस तल के लंबवत होगा जिस तल में आपके वेक्टर आर और वेक्टर पी मोमेंटम है।
अब बच्चों मोमेंटम का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या होता है, वेक्टर p इज इक्वल टू m इंटू वी वेक्टर। यहां पर लगा दो तो क्या मिल जाता है, यहां पर मिल जाता है r वेक्टर क्रॉस m क्रॉस v। m तो एक अदिश है यानी कि स्केलर क्वांटिटी, ये हो जाता है r क्रॉस v। तो l वेक्टर आपका इस तरीके से आया। अगर मैं कहूं कि बिंदु O के सापेक्ष में देख रहा हूं, O के सापेक्ष बिंदु P का कोणीय संवेग देख रहा हूं, साथ ही साथ इसकी वेग की दिशा ये है, या मैं कह सकता हूं जो वेग की दिशा है वही तो संवेग की दिशा है, तो संवेग की दिशा भी यही है। वेक्टर p ज्यादा होगा निश्चित तौर पर वेक्टर v से, क्योंकि इसमें m द्रव्यमान है, और मैं यहां ये भी मान चल रहा हूं बच्चों कि m जो है वो दशमलव में नहीं है, वरना कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अभी ये मान के चल रहा हूं कि m बड़ा है, एक से बड़ा है और पॉजिटिव भी है। तो इस परिस्थिति में निगेटिव द्रव्यमान की बातचीत कल्पना है एक। इस परिस्थिति में अगर आपका कोणीय संवेग की मुझे दिशा देखनी है, तो दिशा देखने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों सीधे हाथ का नियम। अब सीधे हाथ के नियम के लिए सीधा हाथ की आवश्यकता है। अब देखिए ये आपका जो है ना आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैंने ये आर वेक्टर की डायरेक्शन दिखा दी। अब क्या करना है, आर वेक्टर की दिशा में अपनी उंगलियों को रखो रखो जल्दी से, और इसे कर्ल करो। अब कर्ल उसी दिशा में करना जिस दिशा में हो पाए, ऐसा मत करना कि उंगलियां ऐसे मोड़ दी, हॉस्पिटल में लेके घूम रहे हो, ऐसा मत करना। अब हो सकता है किसी की इतनी फ्लेक्सिबल हो कि भाई वो ऐसे भी चला सकता हो, भाई उसको मैं बता दूं हथेली की तरफ अंदर की तरफ लेके जानी है, तो बेटा ऐसे कर्ल किया तो थंब जो आया यानी कि अंगूठा कहां आया, आपकी तरफ आया। तो यही होगी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। ये एक एक्सियल वेक्टर होता है, किसी एक्सिस के अलोंग लग रहा होता है या अनुदिश कार्यरत होता है। तो ये पॉइंट हो गया। अब इसकी बच्चों देखते हैं डायमेंशन क्या होगी। तो डायमेंशन की अगर बात करूं तो यहां पर आया एल वेक्टर एम। अब इस पे से वेक्टर हटा देते हैं, एम आर और वी, यही इसके अंदर राशियां उपस्थित है। एम एम से, आर एक दूरी है एल से, और वी की हमें पता है एल टी माइनस वन। और यहां पर अगर लिखें तो ये हो जाता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, माफ कीजिएगा टी माइनस वन। ये हो गया आपकी कोणीय संवेग की विमाएं। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल गया यार अपने लोगों को, इतनी बेसिक बेसिक बातें पता चल गई। थोड़ा सा और मैथमेटिकली डिटेल में जाते हैं। चलो, तो पहले उससे पहले ये बेसिक पॉइंट आप लोग नोट कर लो। अब बच्चों थोड़ा सा मैथमेटिकल डिटेल और देखते हैं, वेक्टर में थोड़ा सा खेलते हैं ना यार। जितना ज्यादा देखो चीजों को डिफरेंट तरीके से देखोगे उतना ज्यादा वो दिमाग में जानी है बस, और जितना ज्यादा दिमाग में बस जाएगी उतना आसान होगा ना सवाल करना। तो इसी चीज को देखते हुए मैंने सोचा कि थोड़ा वेक्टरली इसको बनाते कि कैसे हो पाएगा। चलो देखो, ये ना वस्तु ऐसी दिशा में गति कर रही है, तो ये है आपका संवेग सदिश, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, जल्दी से सोचो, मोमेंटम वेक्टर। मोमेंटम वेक्टर है अपना ये। ठीक, अब मोमेंटम वेक्टर की जो ये डॉटेड लाइन है इसकी क्रिया रेखा कहलाएगी। ठीक है, अब इसकी क्रिया रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्शन जिसे हम कह भी सकते हैं, तो इसकी क्रिया रेखा को मैंने थोड़ा सा बड़ा बना लिया। बिंदु P है, बिंदु P कहां है, यहां है, मैं यहां तू वहां। ठीक, तो यहां पर ये है O बिंदु है, इसके सापेक्ष हमें देखना है कोणीय संवेग क्या होगा। ठीक है, निकाल लेंगे, सुपरस्टार स्टूडेंट हम लोग। तो L वेक्टर बराबर, सूत्र याद किया, R क्रॉस P को बुलाया, R क्रॉस P देवता प्रकट हो गए, और यहां पर हमने फिर से थोड़ा P में देखेंगे फिर V में देखेंगे, और V और P की क्रिया रेखा भी समान होंगी क्योंकि एक ही दिशा के अनुदिश कार्यरत होंगे। अब बच्चों यहां पर देखो, R क्रॉस P के अगर मैं केवल और केवल परिमाण की बात करूं तो यह लिखूंगा RP साइन थीटा, RP साइन थीटा। अच्छा, तो पहले क्या करते हैं, इस P वेक्टर के कंपोनेंट लेते हैं। इधर आया P cos थीटा और इधर आया P sin थीटा। अब देखो यार P sin थीटा को बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या P sin थीटा इस R वेक्टर के लंबवत है? क्या P sin थीटा R वेक्टर के लंबवत है? बिल्कुल लंबवत है। तो हम यहां पर लिखेंगे कोणीय संवेग
इसकी लंबाई जो कि आर के बराबर होगी भाई, इसकी लंबाई ये जो आर के बराबर है भाई, ये ले ली पी साइन थीटा, इस आपके पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश के लंबवत संवेग का घटक लिख लिया, है ना आसान। और देखो, अच्छा और समझो, अब मैं क्या करता हूं, एक खेल खेलता हूं, मैं ओ से पकड़ता हूं, संवेग की क्रिया रेखा पर एक लंब डाल देता हूं, ये 90 डिग्री का आ गया। क्या ये थीटा, तो ये भी थीटा बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये शीर्षा विमुख कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अच्छा, तो ये आर लंबाई है, तो ये आपकी कितनी लंबाई हो गई, इसको हम ध्यान से देखें, मैं ओ एम की बात कर रहा हूं, तो ओ एम बराबर बच्चों कितना होगा, ये होगा आर साइन थीटा। सोच रहे होगे कैसे मुझे पता, चलो साइन थीटा का सूत्र लिख के देख लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब दैट इज ओ एम बटे कर्ण जो कि आपका आर है। तो ओ एम बराबर आर साइन थीटा हमने देख लिया बच्चों, ठीक है। यानी कि फिर से वही, ऐसा कहीं और भी किया था हम लोगों ने, ऐसा बच्चों हमने किया था जब हम बलाघूर्ण पढ़ रहे थे, और उसमें भी हमने लिखा था कि बल की क्रिया रेखा पर बिंदु ओ जिसके सापेक्ष हम बलाघूर्ण निकाल रहे थे, डाले गए लंब की लंबाई जिसे हम लीवर आर्म भी कहते हैं। तो यहां पर भी वही चीज है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एल यानी कि कोणीय संवेग का परिमाण बराबर आया, मोमेंटम को ऐसे ही रखो, और मोमेंटम की क्रिया रेखा पर जिस बिंदु के सापेक्ष हम कोणीय संवेग निकाल रहे हैं, वहां से डाले गए लंब की लंबाई। तो बच्चों यहां पर हमें ये मिल जाती है OM, जिसे मैं कह दे रहा हूं पी आर परपेंडिकुलर, ठीक। तो कोणीय संवेग की हर छोटी छोटी बात कर ली। अब कोणीय संवेग की मैंने जो बच्चों बात करी अभी आपके साथ, ये मैंने एक कण के लिए लिखा है। तो ये जितनी भी बातचीत थी, किस तरीके से एक कण के लिए हम लिख सकते हैं रेखीय संवेग, माफ कीजिएगा कोणीय संवेग। तो बच्चों कोणीय संवेग लिखने के बाद थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। एक ज्यादातर प्रॉब्लम कोणीय संवेग के ऊपर देखने को मिल जाती है एससीवी में भी इनडायरेक्टली, एससीवी बोले तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 भौतिकी की समझ, जिसके आप सॉल्यूशन देख भी रहे होगे, तो इसके हमें देखने को मिल जाता है एक प्रॉब्लम, उसको भी देख लेते हैं, इतना नोट करिए पहले। तो बच्चों प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी है। एक m द्रव्यमान का कण v वेलोसिटी यानी कि v वेग सदिश से इस रेखा के अनुदिश चल रहा है, इसका वेग जो है वो नियत है यानी कि कांस्टेंट है, और ये जो रेखा है ना, ये एक एकदम ये x अक्ष के समांतर है। इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है स्मॉल d है। तो अब बात क्या आई है, बात आई है कि क्या इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है भाई, आर क्रॉस पी की चेंज हो रही है क्या, ध्यान से सोचना, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। आर क्रॉस वी करोगे भाई, आर यहाँ है यहाँ है, बहुत अनंत पे ले जाओगे तो शायद जाके एक बार को ये आपका आर जो है पैरेलल हो जाए, लेकिन वो परिस्थिति तो है नहीं। तो आपका यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो आर साइन थीटा है ना, डायरेक्शन इसमें चेंज नहीं हो रही, ये आर साइन थीटा तो आर परपेंडिकुलर है, और आर परपेंडिकुलर क्या होता है, आर परपेंडिकुलर ये जो संवेग की क्रिया रेखा है, बिंदु ओ के सापेक्ष में निकाल रहा हूं कोणीय संवेग, इस पर डाले गए लंब की लंबाई जो कि हमेशा डी रहनी है ना, इंटरेस्टिंग। तो बच्चों यहां पर जो है आपका, जब ये अनंत अनंत पे जाएगा, तब की परिस्थिति को नहीं, हम अभी की परिस्थिति देख रहे हैं, तो देखिए कोणीय संवेग जो है इसकी ना तो दिशा परिवर्तित हो रही है, मान लेते हैं कि यहां पर आया, तो यहां पर आने के बाद इसका आर ये है, वी तो यही है, तो आर क्रॉस वी तो अभी भी यही रहा, तो अंदर की तरफ ही रहा, और साथ ही साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, तो एंगुलर मोमेंटम इसका कांस्टेंट रहा, लेकिन स्थिति सदिश परिवर्तित हो रहा है बार बार। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर हमारे लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मैटर करती है। तो बच्चों इस प्रॉब्लम से हमने कुछ सीखा कि ज्यादातर कोणीय संवेग जो है स्थिति सदिश से ज्यादा
जिस रेखा के वो ऊपर यानी कि आर परपेंडिकुलर है इस पे ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है ना बच्चों? तो अब आगे की बातचीत। अभी अगर हमने देखा कि बेटा एक कण जो है किसी भी पाथ पे चल रहा हो तो कोणीय संवेग कैसे लिखेंगे? यदि आपका कण जो है बच्चों चल रहा हो एक वृत्ताकार पथ पर, तब हम किस तरीके से कोणीय संवेग को देखेंगे इसकी बातचीत करेंगे। तो इसे फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट बातचीत। अब यहां पर दिमाग में फिट क्या करना है, तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात, कोणीय संवेग क्या होता है, कैसे मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है, दिशा कैसे देखेंगे, साथ ही साथ इसकी क्या आपकी डायमेंशन यानी कि विमीय सूत्र है, और इसका क्या मात्रक होता है। अब ये सारी बातचीत एक कण के लिए करी थी। अब ये कण किसी भी पथ पर चल रहा था। अब जो आपकी नेक्स्ट महत्वपूर्ण बातचीत है वो ये है कि यदि ये कण आपके वृत्ताकार पथ पे चल रहा हो तो क्या हो जाना है। आइए देखते हैं, पहले से नोट करिए। तो बच्चों एक वस्तु जो है, मैं कहता हूं एक m द्रव्यमान का कण है, ये एक वृत्ताकार पथ पर बच्चों कर रहा है गति। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर ये कर रहा है गति। इस वृत्ताकार पथ की तो एक त्रिज्या भी होनी चाहिए। मान लेते हैं त्रिज्या आपकी r है, और ये जो चल रहा है ना ओमेगा कांस्टेंट मान लेता हूं मैं, एंगुलर स्पीड अभी यानी कि कोणीय आपकी चाल या कोणीय वेग का परिमाण नियत मान ले रहा हूं। ठीक है, तो ये r त्रिज्या के वृत्त पर चल रही है और ओमेगा से चल रहा है एक पिंड, ये कण जिसका द्रव्यमान m है। अब मैं लिखना चाहता हूं इसका कोणीय संवेग क्या होगा। तो इसका कोणीय संवेग की मेरे को जो महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए वो ये चाहिए कि इसके कोणीय संवेग का परिमाण कितना होगा। तो अगर आप देखें वेग की दिशा ये है और यही संवेग की दिशा है, और इस समय स्थिति सदिश की दिशा ये है। आप एक काम करें, r क्रॉस v करके देखें, r की दिशा, r की दिशा और v की दिशा। थंब आया बाहर की तरफ, अंगूठा बाहर की तरफ, यानी कि आपके कोणीय संवेग की दिशा जो है ये बाहर की तरफ है, पेपर से बाहर की तरफ, आपकी तरफ है। तो बच्चों ये आपकी तरफ है ना। अब मुझे क्या देखना है, इसका दिशा तो बात हो गई ना, परिमाण कितना है। तो परिमाण के लिए वही बातचीत जो मैंने बताई थी, उस ट्रिक को याद रखना। P मोमेंटम, m इंटू वी, और R परपेंडिकुलर। तो भाई ये तो आपकी जो स्पर्श रेखीय है, वेग सदिश तो हमेशा स्पर्श रेखीय रहेगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर जब कोई कण गति कर रहा होता है तो गति की दिशा हमेशा पथ पर के क्या होती है, पथ के स्पर्श रेखीय होती है, यानी कि टेंजेंशियल होती है। तो यहाँ पर भी यही है। और जो आपकी त्रिज्या है ना वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो यानी कि ये 90 डिग्री हो गया। तो R परपेंडिकुलर तो पूरा R हो गया। ओके, तो यहाँ पे लिख लिया। अब V बराबर क्या होता है, V बराबर फॉर्मूला याद आ रहा है? मुझे याद है, तुम्हें याद है? तुम्हें याद होना चाहिए बच्चों, तभी तो मजा आएगा। तो पढ़ाई का मजा पूरा लेना है। V बराबर ओमेगा क्रॉस R, या R ओमेगा भी शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। ओके भाई, तो ये हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो एक कण अगर एक वृत्ताकार पथ पर एक समान कोणीय वेग से चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, या मैं कहूं कोणीय संवेग होता है, वो होता है बच्चों एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब मैंने एक कण के लिए निकाल लिया। अब आप मान लो कि कोई बॉडी बहुत तेजी से गोल 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 घूम रही है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका कोणीय संवेग कैसे निकालेंगे? भाई ये माना जा सकता है कि अगर एक बॉडी है, ये एक कण से तो नहीं अनंत कणों से मिलकर बनी है, तो इन अनंत कणों का कोणीय संवेग लिखें, उन्हें जोड़ दें। जोड़ने पे जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा उस पूरे पिंड का कोणीय संवेग। तो आइए किसी पिंड का कोणीय संवेग कैसे लिखेंगे इसके बारे में जानते हैं। इतना जब तक फटाफट से नोट करिए। देखते हैं बच्चों किसी दृढ़ पिंड का किस तरीके से निकाल सकते हैं कोणीय संवेग। मान लेते हैं
कि एक दृढ़ पिंड है। अब दृढ़ पिंड की परिभाषा तो मैं पहले लेक्चर में भी दे चुका हूं बच्चों। तो अगर मेरे पास एक दृढ़ पिंड है और दृढ़ पिंड जो है एक कांस्टेंट यानी कि नियत कोणीय वेग से घूम रहा है अपने किसी अक्ष के परितः, तो ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से लिखा जाए कोणीय संवेग उस दृढ़ पिंड का, आइए देखते हैं। तो बच्चों ये है आपका ये बढ़िया सा आलू का इंड का दृढ़ पिंड। ये दृढ़ पिंड जो है अपनी इस अक्ष के परितः घूम रहा है। थोड़ी सी लाइन को, ठीक है, इस अक्ष के परितः बच्चों ये दृढ़ पिंड घूम रहा है ओमेगा कोणीय वेग से। बच्चों अब ये दृढ़ पिंड माना जा सकता है कई सारे छोटे 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 कणों से मिलके बना है। पहला कण जो कि अक्ष से r1 दूरी पर है, दूसरा कण जो कि r2 दूरी पर है। इसी तरीके से ith कण जो है ये ri दूरी पर है तथा इसका द्रव्यमान mi है और सारे के सारे ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था कि हर एक जो आपका कण है वो उसकी जो कोणीय वेग है वो बराबर होता है, लेक्चर में बताया है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इस आयत पार्टिकल का कोणीय संवेग लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? अभी भाई ये सारे के सारे आपके जो भी कण हैं ये सभी गति तो कर रहे होंगे एक वृत्ताकार पथ पर। तो अभी पढ़ा था कि यदि कोई एक कण आपका वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में उसका कोणीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान। अब इस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो ri है, उस त्रिज्या का वर्ग ओमेगा। अब ये हमें देखना है पूरी बॉडी का ना कोणीय संवेग, तो हम लिखेंगे L नेट इज इक्वल टू, वेक्टर हटा देते हैं क्योंकि सभी की एक ही दिशा होगी, तो इस अक्ष के परितः मुझे कोणीय संवेग मिलेगा L1 L2 L3 Ln। और ये बराबर बच्चों कितना हो जाता है, ध्यान से देखो। पहले कण का अगर मैं लिखना चाहूं कोणीय संवेग तो मैं लिखूंगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, आई की जगह 1 रख दिया। इसी तरीके से m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, स्क्वायर नहीं आएगा ओमेगा आएगा। n के लिए mn rn स्क्वायर ओमेगा। अब ओमेगा तो कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ही ले लो, mr1 स्क्वायर mr2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर ओमेगा आ गया कॉमन। इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन i1 to n mi ri स्क्वायर इनटू ओमेगा। ये पैरामीटर याद है ना, जड़त्व गुण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही है ना। अगर याद है तो क्लैपिंग फॉर यू, और नहीं याद है तो स्लैपिंग फॉर यू, जस्ट किडिंग, पढ़ लो बैठ के, ठीक है। तो यहां पर बच्चों mi ri स्क्वायर आपका है जड़त्व आघूर्ण, और इस जड़त्व आघूर्ण को हम लिखते हैं I से। तो यानी कि कोणीय संवेग अगर मैं किसी अक्ष a ये आपकी a प्राइम अक्ष है लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा पिंड की कोणीय वेग गुणा उस अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण का जो गुणनफल आएगा वो आपका गुणनफल बराबर होगा बच्चों कोणीय संवेग के। वेक्टर फॉर्मेट में अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा आई ए प्राइम ओमेगा वेक्टर एल वेक्टर। ये हो गया आपका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। हमने कोणीय संवेग अब किसी दृढ़ पिंड के लिए भी पढ़ लिया। अब जिस तरीके से संवेग और आपके बल के बीच में एक रिश्ता था, जिसे कहूं मैं रिलेशन था, भाई न्यूटन के सेकंड लॉ को याद करिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि कोणीय, माफ कीजिएगा, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा गया या उसके अनुक्रमानुपाती होती है, इस बात को कहा गया। तो क्या ऐसा लॉ या ऐसा नियम
घूर्णन गति में भी है उपलब्ध। इसकी जानकारी अब देखो, ये ना थोड़ा मैथमेटिकली डिटेल में जानना होगा, तभी तो मजा आएगा भाई। खुद से ड्राइव करो, खुद से सोच के देखो, मैथमेटिक्स खुद से लगाओ, तभी तो मजा आएगा सब्जेक्ट को इन डेप्थ में जानने के लिए। और जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा कोशिश करोगे, उतना ज्यादा मजा आना है, उतना ज्यादा एकदम दिमाग बूम ऐसे खुल के रह जाना है। ऐसा कुछ नहीं, ब्लास्ट हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि किस तरीके से क्या टॉर्क यानी कि बलागु और कोणीय संवेग में कोई रिश्ता है। क्या ये बात कही जा सकती है कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती होती है आपके लगाए हुए बाह्य बल द्वारा लगाए गए बल आघूर्ण के। तो इस बात को जानना चाहते हैं, सबसे पहले इसे नोट कर लो, फटाफट देखते हैं कि किस तरीके से ये सिद्ध किया जाए।